बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चौधरी मोहम्मद अली साहब के साथ गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल रहेंगे साहबजादा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब। आप हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा अज़ीज़ अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़र्जंद हैं, वाक़फ़ ज़िंदगी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी ज़बान व अदब में एम ए किया। लीड्स यूनिवर्सिटी बरतानिया से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश स्टडीज़ किया। तालीमुल इस्लाम कॉलेज रब्वा में अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1972 में जब कॉलेजेस नेशनलाइज हुए तो उसके बाद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ने आपकी खिदमत सदर अंजुमन अहमदिया के सुपुर्द कर दी। नाज़िर अमूर आम्मा और ख़िदमत दरवेशा रहे। आजकल बतौर नाज़िर अमूर ख़ारजा खिदमत बजा ला रहे हैं। मोहतरम चौधरी मोहम्मद अली साहब के शागिर्द भी रहे और फिर कॉलीग भी। आज के सेशन में हम कॉलेज की जो तारीख़ है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो कादियान में कॉलेज का हिस्सा आप बयान फरमा रहे थे उससे आगाज़ करें। आपने पहले ज़िक्र तो ये किया है चौधरी साहब कि आपकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई और कॉलेज किस तरह बना और क्या वाक़यात कुछ बयान किए हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप ये भी बता दें कि जो शुरू में बिल्कुल बानी असातिज़ा मुकर्रर हुए जिनको हम बानी असातिज़ा कह सकते हैं, उनमें से जिन जिन के नाम आपको याद हैं और सब्जेक्ट्स। ठीक है। मैं इस माज़रत के साथ अगर कोई नाम रह जाए तो हाफ़िज़ साथ नहीं दे रहा। सबसे बड़े बानी तो खुद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला वो थे और कुछ असातिज़ा स्कूल से जो क्वालिफाइड थे कॉलेज के लिए वो ट्रांसफ़र हो गए हुए थे, जिनमें सूफी बिशारत रहमान साहब मरहूम और ख्वांद अब्दुल कादिर साहब मरहूम। ये सूफी साहब अरबी के लिए, अख्वांद साहब अंग्रेज़ी के लिए। और इकनॉमिक्स के लिए तो हुजूर ख़ुद भी थे, फ़लसफ़े के लिए भी थे, लेकिन फैज़ुर रहमान साहब फैज़ी थे। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए याहिया साहब थे जो बाद में डिफेंस साइंस में चले गए थे और ग़ालिबन उसकी अच्छी पोजीशन थी, बड़ी खिदमत है उनकी। और फिज़िक्स में अताउर रहमान साहब गनी थे। उनमें ख़ुसूसियत ये थी, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, बहुत ही महबूब किस्म के आदमी थे। उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, यानी मैं उनको अंग्रेज़ी का मुस्तनद मानता हूँ, क्योंकि जब फसादात हुए और कादियान के मुजाहफात से करीबन 80,000 का बल्कि 1 लाख का मजमा हमारे कॉलेज के ग्राउंड में जमा था, तो उस ज़माने में हम जो माहौल इर्द गिर्द कादियान के जो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे थे वो हम ख़बरें इकट्ठी किया करते थे। उसके लिए आदमी मुकर्रर थे और वो ख़बरें फिर शिफ्ट करके उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया करते थे। गनी साहब मैं दोनों, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। अरमान गनी साहब अलावा फ़िज़िक्स के मेरे ख़्याल में उनको मियां अताउर रहमान साहब बाद में आए। नहीं, मैं अताउर रहमान गनी साहब की बात कर रहा हूँ। बिब्लियोग्राफी, हाँ वो मैं अर्ज़ करता हूँ। तो वो मैं अर्ज़ किया कि वो इतने शर्मीले थे कि वो हम उनको पकड़ के लेके जाते थे क्लास में, क्योंकि भाई मैं नहीं जा सकता, मैं कैसे फेस करूँगा। बहुत ही तो फिर ये हुआ कि उनकी खिदमत में मियां अताउर रहमान साहब आ गए। वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। लोग हैरान हुए कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आना तो बहुत मुश्किल था उस ज़माने में, ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए। तो मियां अताउर रहमान साहब आ गए। तो अताउर रहमान साहब गनी की खिदमत जो है हुजूर ने फिर उस ज़माने में फजल उमर फाउंडेशन की बुनियाद पड़ चुकी। फजल उमर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी फजल उमर फाउंडेशन नहीं, फजल उमर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। तो जिसकी इफ्तिताह की रस्म कॉलेज ही में अदा हुई थी, वो सर एस भटनागर जो किसी ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री के उस्ताद होते थे, वो सेंटर में चले गए थे इंडिया में, और ग़ालिबन वो रिसर्च के वो उस वक्त सरबराह थे, तो वो तशरीफ़ लाए थे। वायदी में वो शायर भी थे उर्दू के। तो वो हैरान थे कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ बना रहे हैं, उस पर तो बड़ा ख़र्च होता है।
तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गई। और रिसर्च के लिए हाँ एक उस्ताद जिसका नाम मैं बोलना नहीं चाहिए, वो भी आगे हुए थे और वो हमारे स्टाफ के मेंबर थे, और वो थे हमारे जो आजकल अमीर जमात हैं इस्लामाबाद के, उनके वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल अहद साहब। अब्दुल अहद साहब। ये डॉक्टर अब्दुल अहद साहब वो हैं जिनके बड़े भाई चौधरी अब्दुल वाहिद साहब की कश्मीर में बड़ी मारूफ खिदमत हैं, और वहाँ जो अखबार निकलता था हमारा, उसके भी वो एडिटर रहे। तो ये आगे हुए थे। और या सब हो गए। डॉक्टर अब्दुल अहद साहब और अताउर्रहमान गनी साहब तो ये फिर रिसर्च में चले गए थे ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। हाँ जी, फजल उमर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले हुए थे। दूसरे क्या नाम लिया आपने? डॉक्टर अब्दुल अहद और अताउर्रहमान गनी साहब। डॉक्टर अब्दुल अहद साहब तो उसके डायरेक्टर बन गए थे, उसके इंचार्ज बन गए थे। बल्कि शुरू से ही वो इस तरह आए थे। पहले एग्रीकल्चर कॉलेज में थे लैलपुर में, वहाँ से इस्तीफ़ा दे के आ गए, और आर्जी तौर पर कॉलेज में भी उनको, और तकरीबन उनकी वाइस प्रिंसिपल की हैसियत थी, क्योंकि उनका स्टेटस था, PhD भी थे, और बहुत दिलचस्प आदमी थे। उनका एक लेक्चर भी हुआ था हुजूर की सदारत में अंग्रेज़ी में, वो बाद में मैं जिक्र करूँगा। और कोई रह गया कोई नाम जी? मैथमेटिक्स के कौन थे? नासिर साहब नहीं, इब्राहिम नासिर नहीं, दूसरे वो लाहौर के, लाहौर वाले नासिर साहब। हाँ, अब्दुर्रहमान साहब नासिर थे, और बहुत दिलचस्प थे, और उनके भी बड़े वाक़यात हैं, लेकिन इस वक्त यह मौका नहीं है। और उर्दू में सूफी साहब तो, सूफी बिशारत रहमान साहब तो अरबी के थे। हमारे खालिद साहब तो बाद में नहीं आए। खालिद साहब मेरे ख्याल बाद में आए हैं। उर्दू के मुझे याद नहीं है, उर्दू के कौन थे? फारसी के थे, मुझे नाम भूलता है, वो यूपी के थे। और बस यही स्टाफ था। और हमारे जो वहाँ अजीब बात है, वो ज़माना ऐसा था, वहाँ हम अब मैं माज़रत चाहता हूँ, वो नाम मुझे याद नहीं उनका आ रहा, उनको लड़के प्यार से मौलवी फटाफट कहा करते थे। उनकी सुर्ख दाढ़ी थी और साहबी थे। वो कॉलेज में क्लर्क थे, तो नाम इसलिए पड़ा था कि बड़े जल्दी काम करते थे, बड़े, यानी वो डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मसलन कहते कि पीरियड का वक्त हो गया घंटी बजाने का, अब वो घंटी बजाने वाला ज़रा ऐसा चल रहा तो भागकर खुद घंटी बजा देते थे, तो वो थे। और मुंशी हमीदुद्दीन साहब जो थे वो हेड क्लर्क थे, और उनका लतीफ़ा ये है कि वो एक मजिस्ट्रेट आए, गालबन जलसे के दिन थे शायद, तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज देखना है। आ गए, हज़रत साहब भी साथ थे, हज़रत सिफातुल मसीह साहब, उसको तो हज़रत मियाँ साहब थे। तो वो कहेंगे मेरे कैलेंडर दिखाएं यूनिवर्सिटी का। तो मुंशी साहब को मैं भी साथ था, पता नहीं मैंने कहा किसने कहा मुझे याद नहीं, कि ज़रा मुंशी साहब कैलेंडर लेके आए। तो दीवार से कैलेंडर उतार के ले आए। तो अभी नया नया कॉलेज था, सारे नए थे, सारे नौजवान थे। दीनियात का कौन था? दीनियात के काजी मोहम्मद नज़ीर साहब लैलपुरी। अच्छा, शुरू में? हाँ, वो थे। मौलवी खान साहब और अर्जुमंद खान साहब भी उस वक्त शुरू में आए थे या वो लाहौर में आके आए? अर्जुमंद खान साहब, मौलाना अर्जुमंद खान साहब, उनका नाम आपने लिया है, वो तो मैं तो बिल्कुल दिल जो है वो पिघल जाता है। वो लाहौर में आए थे और फिर यहाँ तक भी आए। मौलाना बद्दम अली साहब वहाँ भी आ गए थे, यहाँ भी रहे। यहाँ फिर मौलाना अब्दुल अता साहब भी यहाँ हुए, लेकिन वहाँ नहीं थे। और बस ये था स्टाफ। हज़रत साहब अब्बास बिन अब्दुल कादिर साहब थे, हिस्ट्री के अब्बास बिन अब्दुल कादिर थे। और अगर मुझे याद रहता तो मैं वो नज़म जो है, पिछले दिनों में उनकी किसी अजीज़ा ने वो नज़म रिप्रोड्यूस भी की है और कुछ हालात भी लिखे हैं, पिछले दिनों में छपे भी हैं। तो वो शहीद हुए, तो वो बंदक्कन चले गए थे, यहाँ हैदराबाद सिंध पार्टीशन के बाद। तो ये स्टाफ था। फिर ये है कि TI कॉलेज में अहमदी वो बच्चे या जो अहमदी नहीं हैं, मैंने कभी उन बच्चों को गैर अहमदी नहीं कहा कि वो माइंड ना करें, तबीयत पे वैसे भी ग्रांग होता है, बच्चे सब एक जैसे होते हैं। तो वो बच्चे जो अहमदी नहीं हैं,
वो सारे थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें सिख भी थे लड़के, और अहमदी भी थे। और बाय द वे मेरा अभी तक एमए का रिज़ल्ट नहीं निकला था, तो यूनिवर्सिटी अप्रूव किया करती स्टाफ को। तो जब वो कमीशन आया तो उसमें इतना मुझे याद है कि एक तो प्रिंसिपल जोध सिंह थे, वो गालबन इस्लाम सिख जो कॉलेज था वहाँ का अमृतसर का, उसके प्रिंसिपल थे शायद, और भी कुछ लोग हो गए। तो मेरे मतलब को बहुत फिक्र था कि क्या बनेगा, ये तो बीए है सिर्फ, अभी रिज़ल्ट नहीं निकला। तो हुआ ये, मेरा ख्याल है काजी साहब ने कुछ सिफारिश की होगी शायद, तो मैं तो अप्रूव हो गया। और 7 में से बाद उस वक्त अप्रूव नहीं हुए, वहाँ पे इधर आके अप्रूव हुए। तो ये मुख्तसर वो था वहाँ। वो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, जब हज़रत चौधरी साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इफ्तारी तकरीब हुई, वो हो गई। अभी क्लास में नहीं आए थे हम, क्लास अभी जानी थी। तो उस दिन सिर्फ वो बस इजलास ही हुआ था, अगले दिन क्लासें पे जाना था। तो बारिश हो गई और बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। हॉस्टल जो हमारा था वो गेस्ट हाउस था दारुल अनवार में, और कॉलेज जो था वो दारुल उलूम में था। और रास्ता जो है वो भरा लो पानी और कच्चा, और टाब वो रास्ते में जो आता रेती छल्ला उसको कहते थे, वहाँ भी पानी का ख्याल था भी शायद हो। तो हमने ख़त लिखा हज़रत साहब की खिदमत में। हजूर उसी सड़क पर दारुल अनवार की जो सड़क है उसके एंड पे कोठी थी, अन्नुसरत नाम था, हज़रत अम्मा जान के नाम पर। और हज़रत अम्मा जान ने इनायत की थी, क्योंकि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस को हज़रत साहब ने, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने हज़रत अम्मा जान के सुपुर्द कर दिया था, दे दिया था। हज़रत अम्मा जान के घर ही हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस बड़े पले। तो शादी भी हज़रत अम्मा जान ने की थी, सारे इंतज़ामात, अखराजात सब कुछ। और कोठी भी हज़रत अम्मा जान ने बना के दी थी, इसका नाम नुसरत था। दारुल अनवार उस वक्त हमारे जब हम रहते थे कादिया में, तो दारुल अनवार के बिल्कुल हाँ जी सिरे पे थे, आखिर पे थे। अच्छा, उस सिलसिले में अब मेरे ख्याल में एक जो वाक़या याद आता, किसी तरतीब से तो बातें हो नहीं रही हैं, तो हमने एक मजलिस सहाबा की थी जब हॉस्टल शिफ्ट हो गया नए हॉस्टल में। तो जिस वक्त, और उसमें रजिस्टर था बाकायदा, उसमें हर साहबी का नाम था और आगे उसका कब बैत की और क्यों की, क्या समझ के की, वो आगे वो बयान था आगे बाकायदा। तो सबके नाम लिखे गए। तो प्रिंसिपल साहब यानी हज़रत मियाँ साहब, हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा नासिर अहमद रहमतुल्लाह ताला, वो भी थे। तो हमारे नज़दीक तो वो हम साहबी नहीं उनको समझते थे। तो हज़रत मियाँ साहब ने फरमाया कि नहीं, इनका नाम भी लिखो साहबा में। किन मियाँ साहब ने फरमाया? हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब। और उसकी दलील ये दी कि जब साहिबजादा मिर्ज़ा फजल अहमद फौत हुए, मिर्ज़ा मुबारक अहमद, मिर्ज़ा फजल अहमद, मिर्ज़ा मुबारक अहमद नहीं, मिर्ज़ा फजल अहमद मेरे ख्याल। नहीं क्या आप बात क्या है जो फिर बात ये है कि उसके हज़रत अम्मा जान ने कहा मिर्ज़ा नहीं, मुबारक अहमद नहीं, ये हाँ मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब का होगा, या मिर्ज़ा फजल अहमद? नहीं, मिर्ज़ा फजल अहमद। अच्छा हाँ नहीं, वो उनकी वफ़ात तो बहुत पहले की हो गई। अच्छा, तो जब वो फौत हुए तो हज़रत अम्मा जान ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये उसकी जगह ये बेटा दे दिया, और बेटा ही कहती थी उनको। तो हज़रत मियाँ साहब ने ये दलील कि ये उनके क्या मकाम हैं, तो लिहाजा इनका नाम साहबा में लिखा जाए, और जहाँ पे लिखा गया दस्तखत करवाए गए। अच्छा, उसकी दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त साहबा पेशपार साहबा थे जिंदा, हत्ता कि हमारे जो नानपुस थे जो रोटी पकाते थे नूर में, हज़रत मियाँ गुलाम मोहम्मद साहब वो साहबी थे, वो भी शामिल थे। और जो मौजूद साहबा थे उस वक्त कुछ तो बाहर गए हुए होंगे, हमने हज़रत साहब को तो दावत नहीं दी, खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो हज़रत मौलाना राजे के साहब वहाँ नहीं थे। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था, दरख्वास्त जो गई थी उस पर, इन्नी सकीम ये मुझे याद है, वो नहीं तशरीफ ला सके थे। और हज़रत मीर मोहम्मद साहब की तो वफ़ात हो चुकी थी, तो बाकी सब साहब आए थे।
वो नहीं आए थे। हाँ, साहबजादा पीर मंजूर मोहम्मद साहब नहीं तशरीफ लाए थे, वो वैसे कहीं जाते तो नहीं चल ही नहीं सकते थे ना, उनको माजूर थे, गंठिया की तकलीफ थी, तो घर से नहीं निकल सकते। तो अच्छा, वो उस वहाँ उस मजलिस में सदारत का था सवाल, कब सदर का हो। तो हज़रत मियां बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मौलवी सैयद सरवर शाह साहब का नाम तजवीज़ किया और हज़रत मौलवी शेर अली साहब रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तायीद की। इस पर हज़रत मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल आपकी मौजूदगी में मैं सदर नहीं बन सकता। इस पर बड़ी बहस हुई इतनी बहस हुई कि हत्ता कि हज़रत मियां बशीर अहमद साहब ने फरमाया कि अच्छा सदर आप हैं, आपकी नियाबत में मैं सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे दूँगा। अच्छा, फिर उस मजलिस में ऐसा मुझे महसूस शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लोग दुनिया तो उनके पास है ही नहीं, करीबन गुरबा की जमात थी, लेकिन इतने खुश हैं और आपस में इतने इनका वो छोटे छोटे मजाक हैं कि आदमी हैरान होता था। अक्सर उनमें से ज़्यादा उम्र के थे, लेकिन नौजवान बच्चे जो होते हैं ना, कोई 10, 15, 20 साल के जो बच्चे आपस में वो छेड़छूड़ करते, बिल्कुल इस तरह खुश। फोटो हुई तो हकीम मोहम्मद उमर साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो किसी ज़माने में डाकू होते थे। अच्छा, उनका फिरोज़पुर से ताल्लुक़ था, फिरोज़पुर में बहुत बदअमनी होती थी, ऐसी नहीं जैसी आजकल है, ये तो बहुत ज़्यादा उस ज़माने की बदअमनी आजकल के अमल के मुताबिक है। तो वो फिर अहमदी हो गए। तो मेरा चूंकि फिरोजपुर से ताल्लुक़ है, इसलिए मुझसे बहुत प्यार करते थे तो वो जब वो ज़रा जूता पहनते पहन के जूता ना पहना गया तो घसीटते घसीटते, फ़ोटो जो हुई थी वो कॉलेज के हाथे में हुई थी, वो हॉस्टल से थोड़ा सा वो फासला था, थोड़ा सा था, तो ये ज़रा पीछे रह गए। तो ये थे बड़े वो डोमिनेंट टाइप। अगली सीट में शायद इनको जगह नहीं मिली थी, तो एक को धक्का लग गया, हटो पीछे मेरी था और वो हंसते हंसते दूसरी तरफ हो गए। तो बहुत उनमें ये देखा, वो तस्वीर अवेलेबल है। बदकिस्मती से वो जो था हमारा रजिस्टर वो महफूज नहीं रहा, वो ज़ाया हो गया। जो सब आप जिक्र कर रहे थे कि वो बारिश होगी तो पहले दिन ही कॉलेज के दरख्वास्त आप लोगों ने लिखी? तो वो हमने दरख्वास्त लिखी, लड़का भेजा कि आज बारिश हो गई है और कीचड़ भी बहुत है, तो अगर आप आज की छुट्टी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो हज़रत साहब बहुत छोटे छोटे फ़िक्रे लिखा करते थे, बहुत छोटे छोटे फ़िक्रे। तो उन्होंने फरमाया, लिखा था, अगर कल भी बारिश हुई तो आपकी मुराद साहबजादा मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब से जो उस वक्त प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल को आपने दरख्वास्त लिखी थी? प्रिंसिपल साहब मसलन जब हज़रत साहब यहाँ प्रिंसिपल हुए, खलीफा हुए, जब खिलाफत के अल्लाह ताला ने सरफराज किया, तो मैंने एक स्कीम भेजी जल्दी ही कि अब आप तो प्रिंसिपल नहीं रहे और कॉलेज नेशनलाइज हो गया हुआ है, ये नेशनलाइजेशन के बाद की बात है, तो बाहर से अहमदी को क्या ज़रूरत है यहाँ भेजने की। थोड़ी जी इनकरेजमेंट के लिए वो जो लड़के हॉस्टलों में रहते हैं उनके लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर होना चाहिए, और वो मैंने रकम बना के स्कीम बना के भेज दी। सन उसके ऊपर लिखा और फिर चौधरी साहब की आँख खुल गई तो वो जनाब हम बड़े शर्मिंदा हुए। हमने कहा कि जूते हाथों में पकड़ो और शलवारें ऊपर कर लो और चलो। छतरियाँ वतरियाँ तो नहीं थी और बारिश जोरों पे हो रही है। इतनी देर में हज़रत साहब आ गए जनाब। हज़रत साहब ने एक जीप खरीदी थी, वो सेकंड हैंड थी जीप वो, तो वो उस पर तशरीफ़ ले आए, कहते चलो अंदर सारे। अच्छा, अंदर ये कैफियत थी कि चरपाइयाँ यूँ जोड़ के बिछाई हुई थी, फर्श वर्श नहीं नज़र आ रहा था, ऊपर से सलाम करके जाते थे तो हज़रत साहब एक पे बैठ गए, रस्माया। और मैंने एक नज़म लिखी थी, किसी को सुना दी होगी या किसी ने सुन ली होगी, पता नहीं हज़रत साहब तो खबर कैसे पहुंच गई। कहते हैं वो पहले वो नज़म सुनाओ जी, केड़ी नज़म?
वो सुनाओ, वो सुनी जनाब। फिर उसके बाद कलाई पकड़ने के मुकाबले हुए मंजिल में उत्ते ही, फिर छुट्टी हो गई अगले दिन। तो ये बड़ा प्यार का माहौल आपका था। चौधरी साहब जो हॉस्टल था वो गेस्ट हाउस था जो दारुल अनवार में? दारुल अनवार में नहीं, वो किसका हॉस्टल? ये लड़कों का हॉस्टल या आप लोगों का स्टाफ का हॉस्टल? नहीं नहीं, लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल था। और शुरू आगाज़ में, हाँ ये तो मैं भूल ही गया बात, मेरे वालिदैन वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझे आके देखा है। तो एक गुस्ल खाना था जो गुस्ल खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो साफ़ कमरा था, छोटा था वैसे, तो वो मेरा कमरा था। तो शुरू में पिछले हिस्से में हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक़ साहब तशरीफ़ फरमा होते थे, फिर वहाँ से तशरीफ़ ले गए थे, तो वो मिल गया। तो उस पर मेरे वालिदैन मुझे मिलने आए छुप कर। अमृतसर से जब गाड़ी बदली बटाले की, तो ये हमारे जो अफसल ब्रदर्स के हैं, एक तो मुरब्बी हैं ना, जो दूसरे हैं, अकमल साहब, हैं कुरैशी अकमल साहब, कुरैशी अकमल साहब, ये भी बैठे थे वहाँ। तो वालिद साहब ने उनसे पूछा कि आप सारे कादियान जा रहे थे और क्या, कि वहाँ कोई किसी मुअज़्ज़ज़ मुसलमान का घर बताएं। ये कहने जी क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान का घर बताएं। उनकी बात क्या है? कि हम वहाँ ठहरना चाहते हैं। कहते आप दारुल ज़ियाफ़त में ठहरें? कि वहाँ नहीं, हमने ठहरना। कहने के फिर कोई मुअज़्ज़ज़ मुसलमान तो कोई नहीं। तो ये ज़बरदस्ती उनको अपने घर ले आए और मुझे इत्तला कर दी। अगले दिन सुबह तो मैं जब पहुंचा तो चरपाई पर बैठे थे मेरे वालिद साहब और वालिदा साहब और खरबूजे खा रहे थे। तो फिर मैं हॉस्टल ले गया। तो वो मैं ज़मीन पे लेटता था और वो नहीं थी कोई चटाई कोई नहीं थी, चादर बिछाई हुई थी। तो मेरी वालिदा साहब ने देखा, बस रो पड़ी जनाब। खैर ये वाक़या मुझे याद आया था, वो तो भूल ही गया इस सिलसिले में। बहरहाल ये शुरू के, ये तो पहले दिन का आपका कॉलेज लगाना। अच्छा, ये मुझे जैसा बताएं, एक जो टीआई कॉलेज की बिल्डिंग थी, एक उसके पास मुझे अब हल्का सा वो खाका सा याद है, गुलाबी रंग की बिल्डिंग होती थी जहाँ पहले जामिया भी था। वो आपके हॉस्टल के तौर पे नहीं इस्तेमाल हुआ था कुछ देर? या मैं अर्ज़ करता हूँ उस सिलसिले में, वो एक ऐसी जगह है वाक़या जिसको मैं, हिजाब है मुझे बयान करने में। हिजाब इसलिए कि अगले साल नहीं, वो आप लोगों के कुछ देर इस्तेमाल रही थी? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, वो हुआ ये कि लड़के ज़्यादा आ गए तो हज़रत मीर साहब ने वो जगह खाली कर दी। फिर और ज़्यादा आ गए तो हज़रत साहब ने अपना कोठी जो थी सामने बैतुल हम्द वो दे दी। तर्जुमातुल कुरान का दफ्तर पहले इसमें था, फिर उस पर शिफ्ट हुआ, फिर वही रहा। पहले गेस्ट हाउस में था ना? पहले गेस्ट हाउस में था, फिर वो दारुल हम्द में, वहीं बैतुल हम्द में, दारुल हम्द या बैतुल हम्द उसका नाम था, वहाँ सबकी जो जाती कोठी थी हज़रत मसीह सानी की। तो हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की कोठी भी साथ थी, सब की कोठी थी, सामने कर्नल अताउल्लाह साहब की वो होती थी, और ये आगे गेस्ट हाउस था। तो वहाँ जहाँ जामिया था वो कोठी थी, वहाँ मौलवी मोहम्मद अली साहब रहते थे पहले, वो फिर जामिया में तब्दील हो गया था। उसके पीछे जगह थी, कंपाउंड था, वहाँ हॉस्टल बना दिया गया। वो हमें हॉस्टल ऐसा बनाया था जो खिलाफी उसकी दीवारें थीं कि कच्ची और पक्की ईंटें जो मुड़ा के लगाते हैं, और कुछ हमने सुर्ख रंग उस पर कर दिया था, तो बिल्कुल वो लगता था। तो वो जो कोठी थी वो मुझे मिल गई। वो कोठी खासी बड़ी थी। अच्छा, उसका एक हिस्सा तो मैं पेशतर के भूल ना जाऊँ, वो जब मैं उसमें गया तो वो जो कमरा था उसके पास इतना बड़ा वो था, एक मिट्टी का वो बना हुआ, उसका जो दीमक का वो, खैर वो हटाया। तो हमने कहा कि इसको ट्रेस करें कहाँ से आता, कहते हैं इसकी कोइन होती है कोई। वो ट्रेस करते 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 वो जो गेट था ना, जो पिलर थे, जो गेट के दरवाज़ा वगैरह तो कोई नहीं वहाँ होता था, पिलर थे, तो उसके नीचे से वो निकली। वो इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी।
अच्छा वो हमने फेंक दी। तो अगले दिन हज़रत मौलवी सैयद सरोवर शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब पहुँच गए कि वो कहाँ है। हमने कहा जी हमने तो फेंक दी। तो कहाँ फेंकी थी जनाब? वो तहकीक करते करते वो कब्र खाबू गए होंगे, पता नहीं क्या। फिर उन्होंने कोई लंबा लेक्चर वाइट आर्ट्स पे दिया कि इतनी किस्में होती हैं, इतना उसका ये तरीका होता है, इतने इसके तिब्बी हैं, ये इसके ये हैं, वो सारा किया। तो वो कोठी इतनी बड़ी थी, वो खैर उसकी रेनोवेशन हुई, दीवार भी बन गई, उसके पर्दा हो गया। तो एक हिस्सा तो मेरे पास आ गया, एक हिस्से में हमने कॉमन रूम बना दिया, एक कमरा दे दिया, और एक छोटे सा कमरा था उसमें हमने डिस्पेंसरी बना दी, और एक कमरा दफ्तर का हो गया। तो जब उसका इफ्तिताह हुआ तो उसमें जो सब खिदमत में मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत में हमने एड्रेस पढ़ा। बस वही वो जो हमारे बचगाना जो ख्यालात थे, ना किसी से मशवरा किया ना हमने कहा कि हुज़ूर इस पे जो खर्च हुआ है हॉस्टल पे हम इसको पूरा करेंगे और यहाँ रैबिट फार्मिंग करेंगे। किसी ने दिमाग में डाल दिया हो कि रैबिट फार्मिंग से बड़ी आमद होती है। अमृतसर वैसे मंडी थी रैबिट्स की, और अंग्रेज़ बहुत खाता था रैबिट, कोई बड़ी इसकी अफजाइश बड़ी होती है, लेकिन वो जहाँ होते हैं वहाँ तो वो तबाही फेर देते हैं। लेकिन बहरहाल साहब ने इसको तो उतना उस पर रिएक्ट नहीं किया, ये कहा कि पैसे खर्च करना आपका काम नहीं, आपका काम पढ़ाना है। तो लेकिन उस पर एक लेक्चर मुझ पे दे दिया। अब लोगों ने तो मुझे मुबारकबाद दी, मुझे बहुत हिजाब इसका बयान करने में। मौलवी दोस्त अहमद साहब ने उसमें भी जिक्र कर दिया तारीख़ अहमदियत में, और मियाँ अहमद अल्लाह जज़ाद है, बहुत ही शफ़क़त करते हैं, दोनों भाई शफ़क़त करते हैं। तो उन्होंने हज साहब को वो जो है ना इरशाद, पता नहीं उनको कहाँ से मिल गया, हज साहब के हैंड राइटिंग में, उसको फिर खुश खत लिखा के वो दिया, और वो मेरे पास है, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसका मफ़हूम ये है कि मैंने ये कहा था कि ये वो जगह है जहाँ मौलवी मोहम्मद अली साहब ने या किसी ने या खड़े होकर कहा था कि अब यहाँ उल्लू बोलेंगे, ये पता नहीं क्या होगा, या ईसाइयों का कब्ज़ा होगा। तो अब खुदा के फजल से हम कॉलेज बन गए वगैरह वगैरह। इस पर हज़रत साहब तो एक आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप ये समझ लें कि इनको देखकर कोई थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हर खलीफा की अपना एक तशख़्ख़ुस, एक पहचान, एक अपनी एक यूनिकनेस, इनफरादियत, वो अपनी जगह है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर इन सब में कम से कम मुझे तो इस तरह नज़र आया है कि ये कोई पता नहीं अल्लाह ताला इनको कहाँ से वो देता है, क्या करता है। तो बहरहाल उन्होंने फरमाया कि एक मोहम्मद अली गया और खुदा ने एक मोहम्मद अली और दे दिया, और उसी जगह का, और उसी ज़िले का, और उसी फलाना, और उसी कौम, हम राई हैं, वो भी राई, वो एम ए है, ये भी एम ए। उसके बाद लोगों ने मुझे मुबारकबाद देनी शुरू की, और मैं खुदा जानता है, और अब भी यही अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ कि बस उतनी मुशाबिहत ही काफ़ी, उससे अगली ना हो। तो यहाँ तक हुआ कि यहाँ एक स्टेज पर मोहतरम मरहूम जो मेरे बड़े ही प्यारे थे, हमारे शागिर्द भी थे और बुज़ुर्ग भी थे हमारे, मैंने उनकी बात भी नहीं मानी। हत्ता कि मालूम होता कि हज़रत साहब से पूछ के ही आए होंगे, मुझे रिव्यू का एडिटर लगाने लगे। मैंने कहा जी मैं बस इससे मैंने नहीं बतेरी है। मैं नहीं लगा। तो एक लतीफ़ा, अब लतीफ़े दरमियान में याद आते हैं। नहीं आप करें, ये वो फॉर्मल तो नहीं है। हज़रत मियां अज़ीज़ साहब आपके अब्बा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे बहुत प्यार करते थे, फ़िरोज़पुर की निस्बत से ख़ास तौर पे। तो वो मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि मेरा जब तारुफ़ वो हुआ, तो आपने वो नहीं सुना वाक़या, तो मुझे कहने लगे हज़रत साहब तेन प्राइवेट सेक्टरी लाने का सोच रहे हैं। मैंने शाम को ईशा की नमाज के वक्त लड़कों से दुआ की तहरीक की, इज्तिमाई दुआ की। हमने इज्तिमाई दुआ, मैंने कहा मुझे एक इत्तला पेश आना, दुआ करें खुदा टाल दे।
वो खबर साहब तक पहुंच गई किसी कैफे, तो वो बात आपको पता है बहन, हमें ये को मेरे ख्याल ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमें बताया करते थे कि जब खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब हुआ है बतौर खलीफा के, तो कहते हैं पहला जो अफसर डाक था, यानी जो डाकली, वो कहते हैं वो मैं था। अच्छा। वो उसमें गोल कमरे में हजूर बैठा करते थे। तो ये अगलबन छुट्टी पे आए होंगे या क्या बात थी, कुछ महीने इस बतौर के वो अफसर डाक उस वक्त कहलाते थे। बहुत अच्छे थे। ये तो एक तारीखी वाक़या है, ये तो महफूज होना चाहिए। हज़रत मियां साहब के तो बहुत लतीफ़ हैं। हाँ, एक दफ़ा मैंने उस वक्त हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस श्री हज़रत मियां नासिर अहमद साहब प्रिंसिपल थे, तो सोचा जा रहा था कि किसी साहबी को कहा जाए। मैंने कहा, मैंने अर्ज़ किया कि साहब बाहर से लाते हैं, साहबा मौजूद हैं इसके लिए कन्वोकेशन के लिए नाम बताओ। तो हज़रत मियां शरीफ अहमद साहब, हज़रत मियां बशीर अहमद साहब की वफ़ात हो चुकी थी। ये उस बात की बात है, यहाँ की रबवा की बात है, रबवा की बात है। तो मैंने कहा जी हज़रत मियां अज़ीज़ अहमद साहब, वो फरमाने लगे कि आप मना लेंगे उनको। मैं कहा जी किस तरह ना मनन दे। मुझे बड़ा ये जोन था कि मुझसे इतना प्यार करते हैं और कहते हैं कि अब तुम फिरोजपुर में आए। और पहला मुलाकात जो हुई थी जिस वक्त अभी मैं अहमदी हुआ था, इन्होंने मुझे दोबारा अहमदी किया अपने उस सदाकत से और उससे, तो बड़ा करते थे। तो मैं गया, मैं क्या दरखास्त लेके आए तो कन्वोकेशन का एड्रेस पढ़ना। मुझे कहने लगे उसको मैं गाली तो नहीं कहता, लेकिन मुझे उल्लू कह लेते थे, बेवकूफ़ भी कह लेंगे सी। कहने तेन ख्याल किस तरह आया, तेन जरूरत किस तरह आई मैंने आख्या कि मैं कन्वोकेशन एड्रेस देना। मैं कोई एड्रेस नहीं देना, तू आया क्यों मेरे पास, तूने दिलेरी क्यों की थी है, तू कौन होना कन्वोकेशन एड्रेस पढ़ा। बहुत वो थी जैसे पीछे रहने की आदत। ये नहीं कि जब मौका हो तो वो दिलेरी भी थी। और पता नहीं ये रिकॉर्ड में आने वाली बात है या नहीं, तो जब हमारे कॉलेज पे हमला हुआ है कादियान में 47 में, हुआ ये था कि हम यहाँ से खबरें भेजते थे और वो खबरें हज़रत साहब के पास पहुँचती थी, रोज़ाना पहुँचती थी, पता नहीं कैसे पहुँचती थी लेकिन पहुँचती थी। वो हम करते थे टाइप। अमीर जमात हज़रत मियां बशीर अहमद साहब थे, वो पढ़ते थे। तो वो हुआ, तो जहाज़ आया, जहाज़ ने ऊपर से अखबार फेंके। एक तो ज़िम्मेदार अखबार था, बंडल उसका, एक अल-फज़ल अखबार का बंडल था। और वो एक बंडल खुल गया और नीचे पनाहगज़ीन बैठे थे बेशुमार। उनको हमने कहा भी इकट्ठे करके दे दो, इकट्ठे कर दिए उन्होंने। और जब सबको हम पता लग गया कि वो बैठे थाने पर, वो वेट कर रहे हो, छत पर देखा होगा उन्होंने, फौज बैठी हुई थी, तो मिलिट्री आ गई, ऊपर चढ़ने लगे। तो वो जो सीढ़ियाँ थीं उनमें ये हमारे जो आपने कल देखा था वो देलवी, मसूद अहमद साहब देलवी जो थे, इनके छोटे भाई जो इमाम होते थे लंदन में, उनका क्या नाम था, मौलूद साहब, मौलूद अहमद खान साहब। उसमें ये नौजवान थे, ये गेट में खड़े थे, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं था, ना हमने उनको वहाँ खड़ा किया था। खुदा ताला ने उनके दिल में शायद डाला हो तो वो ऊपर चढ़ने के साहब ऊपर नहीं जा सकते। ये पुलिस वाले जब आए, ये पुलिस वाले और मिलिट्री वाले कि क्यों नहीं जा सकते, कि जी साहब का हुक्म आप नहीं ऊपर जा सकते। आप कौन है, मैं साहब का ड्यूटी है। उन्होंने कुछ 2-3 मिनट उनको रोक के रखा। इतने अर्से हमने वो बंडल जो है ना, वो पीछे से नवाज साहब की कोठी की तरफ भगा दिया हमने। वो ऊपर आ गए, मियाँ तावर मौसम गनी और उसी दोनों बैठे सी। वो जो टाइपिस्ट होता था वो भी वहाँ नहीं होता था, जिस टाइप राइटर पर हम टाइप करवाते थे वो कहीं और होता था, इस टाइप राइटर पर नहीं होता। टाइप राइटर भी पहचाना जाता है। तो उसने जनाब बड़ा शाउट किया हम पे, ये एस्पेनाज का अड्डा है और फलां है और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। तो खैर वो
उसी दिन हमने शिफ्ट किया, उससे अगले दिन, उस दिन ही शिफ्ट किया अंदर शहर में शिफ्ट किया है। तो उस वक्त मैंने हज़रत मियाँ साहब अमीर थे उस वक्त, हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब आ चुके हुए थे। तो वो उनका कैप्टन था या वरना फौजी था कोई, जो मिलने आया हुआ था। और ये मस्जिद मुबारक की बात है, जिस तरह मुझे याद पड़ता है, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, लेकिन इतना मुझे याद है कि हज़रत मियाँ साहब उसको झाड़ रहे थे और अंग्रेज़ी में झाड़ रहे थे। तुम होते कौन हो, तुम किसकी इजाज़त से तुम कॉलेज में दाखिल हुए? आपको पता कॉलेज में दाखिल होने के लिए इजाज़त चाहिए। और मैं अभी नेहरू को कांटेक्ट करता हूँ, ये क्या तमाशा है, क्या हम, ये क्या हो रहा है, नहीं होने देंगे ये। और वो आगे से बोला नहीं फिर। अच्छा, वो जब बात से बात निकलती है तो वो जब बल्ले खाली हो गए ना, तो दारुल अनवार में जो दर्द साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो घर था ना, वहाँ 2-3 लड़के बैठे रहे। एक तो मियाँ छम्मो, मियाँ शमीम उनका नाम, मियाँ नसीम अहमद, मियाँ नसीम अहमद, एक ये इनके पास कैमरा था, एक तीफी सूफी अब्दुल साहब का बेटा लतीफ़, हाँ, एक कोई शायद और लड़का था, शायद दर्द साहब का लड़का हो, वल्लाह मुझे नहीं पता, ये दो तो मुझे डेफिनेट है। तो खाली हो चुका था दारुल अनवार। ये दो, ये और तीसरे ये मियाँ नसीम भी फौत हो चुके हैं सर। तो इनमें से किसी ने, इन्होंने तो देखा नहीं, लेकिन इन्होंने कहीं फायर कर दिया। अब फायर कर दिया तो महल्ला तो खाली था, किसी वजह से किया होगा, मुझे नहीं पता क्यों किया। तो वो जनाब खुदारा सिंह पहुंच गया, खुदारा सिंह थानेदार बुकिंग ग्राउंड पे होगा। हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब की कोठी पर मिलिट्री ने पोस्ट बनाई हुई थी, उनके आदमी भी उसने बुलवा लिए। अब इनमें से एक लड़का चौथा भी होगा जो भागकर वहाँ आ गया कसर खिलाफत में और आकर रिपोर्ट की। मियाँ साहब फरमान के तू जा जाके नसीम लेके आ और खुदा हाफिज। उसने, मैं चला गया। उस वक्त खौफ तो आता ही नहीं था, ये नहीं कि मुझ में कोई, सब किसी में खौफ और कोई नहीं था। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो मियाँ नसीम का कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ था। कैमरे का वो आगे वो कुछ पता नहीं क्या था, वो जूम था या क्या था, वो था। वो कह रहे थे कि ये है जिससे आप खबरें भेजते हैं, ये वायरलेस है। मैं जो क्या वाकया, मैं कह जी ये वायरलेस नहीं है, कैमरा है। तुसी इंज करो, ये जी फोटो शोटो कर लो, एक्सपोज कर दो तो कैमरा सानू वापस कर दो। वो मैं बोलिया तो मेरे भी उन्हें एक अदा बट मारिया तो सानू देख के उस लै गए चौधरी साहब की कोठी। उतों फिर लै गए कादियान के बाहर, एक कारखाना होता वहाँ, एक पता नहीं वो गेस्ट हाउस था क्या था, सरकारी शायद वो गेस्ट हाउस था, वहाँ उनकी मिलिट्री ठहरी हुई थी। वो जो कारखाना था वहाँ नवाब मोहम्मद अमन खान साहब का, पिरसियन या पता नहीं क्या, मैक वर्क्स जो था, उससे करीब एक वो था रेस्ट हाउस जैसा वहाँ। तो वो जो उनका कमांडर था, कमांडर इन चीफ कह लें, CNG से जो था मौके पर, वो कोई मरहटा टाइप था और गालबन मेजर था, अंग्रेज़ी वेजी बोल लेता था, लैंग्वेज का बैरियर नहीं था। तो मुझे कहने लगा कि आपने वो किया हुआ है। तो मैंने कहा जी ये इसको कहते हैं कि ये वायरलेस है। कहते नहीं वायरलेस नहीं है। तो मैंने कहा इसका फिर निकाल लें। उसने निकाल, कहा अच्छा ठीक है हम निकाल लेंगे, कोई तो काबू कर लिया। मैंने कहा जी हमारे पास वायरलेस, वो किस तरह पता लगा? आज हमला हुआ है, हमले से अगले दिन की बात है, ये उससे अगले दिन की बात है। हमला हुआ, बाहर के मल्ले खाली हो गए, 2 हिस्सों में कट गए। अहमदी जो थे वो कॉलेज के कंपाउंड में और हॉस्टल के अंदर, बोर्डिंग हाउस तहरीक जदीद का बोर्डिंग हाउस कहलाता था, उसके अंदर हो गए। और बहुत वो हालत थी, क्या बताऊँ उसकी। तो ये कैसे पता लगा कि आज हुआ है और आपके आज उनको इतला आ गई, रेडियो पाकिस्तान पे खबर आ गई है, आपके पास ज़रूर यहाँ वायरलेस सेट है। मैंने कहा जी एक वायरलेस सेट का तो मुझे पता है, वो मैं आपको लोकेट कर देता हूँ, वो देख लें अगर आप वर्किंग है या नहीं।
हम लोग झूठ नहीं बोलते। मैंने कहा जी वो जहाज़ जो पैक्ड पड़ा उसके अंदर भी वायरलेस सेट है, लेकिन वो तो इनएक्टिव है हर चीज़। ये जो इंस्ट्रक्शनल प्लेन आया हुआ है इसके अंदर आप देख लें, अगर है तो नहीं है, मुमकिन हो, ये भी आप चेक कर लें। लेकिन हमारा एक वायरलेस है जिसको आप नहीं जानते। मैंने बताया उनको, कहते हुआ किस तरह, हाउ कैन आई बिलीव यू। शरीफ आदमी था वैसे। मैं कहा जी बात ये है कि हम बाहर हैं, हम अंदर हैं, हमारा टेलीफोन का भी राब्ता आपने काटा हुआ है, कोई हम आपस में राब्ता नहीं है। हम टेलीफोन यूँ लगा कर बैठे रहते हैं, कभी उधर से हो जाता है। वो मैंने नहीं बताया कि उसको जो ऑपरेटर है हम उसको पैसे देते हैं। वो उसका वादा था कि मैं आप पैसे लेकर 24 घंटे में किसी वक्त मैं कनेक्शन कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, ये नहीं बताऊंगा किस वक्त, आप ड्यूटी पे रहा करें। जहाँ इधर भी बैठा रहता था आदमी, उधर भी बैठा रहता। वो हम बैठे रहते हैं कान लगा कर कि शायद कोई कनेक्शन हो जाए, तो अचानक आवाज़ आई कि हेलो हेलो, हु इज स्पीकिंग, दिस इज डीसी गुरदासपुर स्पीकिंग, हु इज एट द अदर एंड, मिर्ज़ा मुजफ्फर अहमद डीसी सियालकोट। क्या हाल है वहाँ का कादियान का? जी बिल्कुल ठीक है, आराम ना, कादियान था आराम ना बेटा, बिल्कुल ठीक। आपने खुद देखा? मैंने खुद तो नहीं देखा, मैंने अपना एसपी भेजा था या पता नहीं किसको भेजा था, उसकी रिपोर्ट है, नहीं आप खुद जाकर देखें। अभी ये बातें हो, और इस सैयद अब्दुल्ला ईसा मंसूरी वाले इधर बैठे सुन रहे हैं। उनके मियाँ साहब विचे बोल पे सब झूठ। अब कॉल जा रही है सियालकोट से गुरदासपुर, वाई शुड इट कम टू कादियान। ये हमने तो नहीं भिजवाई, ये हमारे पास खुदा को ऊपर से आसमान करता लगा। असी ये बिल्कुल झूठ है, साढ़े ते हमला होया है, असी दो हिस्सों कट ऑफ हो गए हैं, कोई तलक नहीं आपस दे विच। मैं सन के सुन रहा जे की है, खुद तहकीक करो, जाके मैंने रिपोर्ट कर दो। मुमकिन एक ग्रुप दे हों। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। फिर जिस दिन वो अब कॉलेज से फिर हम साइड ट्रैक कर गए, अब क्या करें। ये लेकिन आपने खुद ही कहा हुआ कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी बोलो। नहीं, लेकिन कॉलेज का जिक्र तो आगे चलना है। तो कॉलेज का जिक्र ये है कि वहाँ मैंने अर्ज़ किया ना कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब फौज दर फौज लोग आएंगे तो फिर इस्तिग़फ़ार कर। उसकी वजह यह है कि जब बाहर से आदमी आता है वो अपने साथ भी कुछ चीज़ें लाता है, कैरी ओवर करता है। अब हम लोग ना बैकग्राउंड का पता, ना कुछ, ना रिवायत का पता, अहमदी हो गए, वेख्या वेख के अहमदी हो गए भी ठीक है। अब रिवायत का नहीं पता, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई तरबियत नहीं, कुछ एहतराम नहीं है उन्होंने चीज़ों का। तो डाक में देखा करता था, अंग्रेज़ी की हिस्सा मुझे दे देते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस वक्त मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट जो है ये सारी यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स के लिए यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल में एक सीट खाली हुई है, ये खाली है, उस पर इलेक्शन होगा और नॉमिनेशन पेपर भेजे जाए। वो खात्मा पड़िया, अगे इलेक्शन लड़न दे, अगे बड़े चस्के पाए सी। कॉलेज में मैं कम्युनिज्म के टिकट पे इलेक्शन जीता हूँ। तो अभी जनाब लौ टुर गए, बगैर छुट्टी दे टुर गया, कोई इजाजत नहीं ली, कुछ नहीं ली, पहुँच गया उत्थे कादियान से लाहौर। हाँ लाहौर। उन्होंने शबीर नूं पकड़, उन्होंने फलाने नूं पकड़, उन्होंने पकड़, बेदी नूं पकड़, बेदी नहीं, मेरा ख्याल है कि बेदी जरूर शामिल होया होएगा। वो जनाब असी फार्म शार्म भर के आपे ही दे देता और नाल ड्राफ्ट करके एक उत्थे छपवा के पैम्फलेट जड़ा ना वो है कि ही इज़ द सिटीजन ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ही इज़ हाफिज़ कुरान और ही इज़ ऑनर्स ग्रेजुएट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इट विल बी एन ऑनर टू द एकेडमिक काउंसिल इफ ही इज़ रिटर्न्ड अनअपोज्ड। ये लिखा एंड ही वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड।
वो भी ख़त मेरे को आया। अब हजरत साहब ने कोई उस पर साइन नहीं किया था कि मैं, यानी वो करते हैं ना, कंसेंट देते हैं, कुछ करते होंगे, मुझे नहीं पता क्या वो था किस्सा, वो सारा शबीर वीर में कर दिया होगा। तो उस वक्त मैंने हजरत साहब चर्च किया, मैंने कहा जी मुबारक, अपनी जान से बड़ा कारनामा किया। अब हजरत साहब ने जिस वक्त ये पढ़ा, यह मैं नासिर अहमद साहब की मदद कर रहा हूँ, तो पढ़ा, कम से कम 1 मिनट का तवक्कुफ, 1 मिनट का बड़ा तवक्कुफ होता, और मुझे लगा जैसे 1 हफ्ता गुजर गया है शायद। तो फिर फरमाने लगे कि मुझे गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कि अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं हजरत साहब से इजाज़त ले लेता। सिर्फ हजरत साहब ने ये कहा ना। फिर जब पहली मीटिंग पे गए तो उसकी रवायत काजी साहब ने मुझे सुनाई। अब पहली अच्छा, आप लोगों ने हजरत साहब की तस्वीर, जवानी की तस्वीर में तो वो असल आता ही नहीं, तो मैं सब आपको कुछ शायद याद हो हजरत साहब की जवानी, तो बस देखते रहो। वो सारे ही खूबसूरत थे, अल्लाह ताला ने सब कुछ खूबसूरत बनाया है, जितने ख़ानदान के अफराद हैं अल्लाह ताला के फजल से, जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी। तो मीटिंग में शामिल हुए तो वो यू टाइप की है जो सेनेट हॉल है, सामने यूँ है उसके, रोज़ 2-2 रोज़ इधर वाइस चांसलर बैठते हैं। तो हज़रत काजी साहब, काजी असलम साहब और अल्लामा ताजवर नजीब आबादी वो इधर बैठे थे, हज़रत साहब उधर बैठे थे। अब ये आगे काजी साहब की रवायत है। काजी साहब मान लगे कि वो देखी जा रहे सी। मैं नोट किया कि सामने देखी जा रहे हैं। तो कहने लगे कि काजी साहब ये नौजवान कौन है? मैंने कहा कि आप नहीं जानते कि नहीं? मैंने तो जानता है। तो ये है कौन? मैंने कहा ये हमारे हजरत साहब के बड़े साहबजादे हैं, हाफिज़ मिर्ज़ा नासिर अहमद। अच्छा अब समझा, ऊंची आवाज़ से और सुन, यानी काजी साहब की रवायत थी कि ऊंची आवाज़ से, और वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सेनेट की, ऊंची आवाज़ की। अच्छा अब समझा, क्यों ना हो, खड़े हो गए। फिर आखिर किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, क्यों ना हो? तो अल्लाह ताला ने ये वजाहत दी हुई थी, सबको दी हुई है, सब खुलफा को दी हुई है। और इनका एक वो अल्लाह ताला तकरीम के कई तरीके अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है। तो ये वाक़या ज़िम्मन याद आ गया है। वाक़या तो बेशुमार हैं, इस तरह हाफ़िज़ महफूज नहीं है। हर खलीफा की अपना एक तशख़्ख़ुस, एक पहचान, एक अपनी एक यूनिकनेस, इनफरादियत, वो अपनी जगह है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर इन सब में कम से कम मुझे तो इस तरह नज़र आया है कि ये कोई पता नहीं अल्लाह ताला इनको कहाँ से वो देता है, क्या करता है। तो बहरहाल उन्होंने फरमाया कि एक मोहम्मद अली गया और खुदा ने एक मोहम्मद अली और दे दिया, और उसी जगह का, और उसी ज़िले का, और उसी फलाना, और वो उसी कौम, हम राई हैं, वो भी राई, वो एम ए है, ये भी एम ए। तो उसकी रवायत काजी साहब ने मुझे सुनाई। अब पहली अच्छा, आप लोगों ने हज़रत साहब की तस्वीर, जवानी की तस्वीर में तो वो असल आता ही नहीं, तो मैं सब आपको कुछ शायद याद हो हज़रत साहब की जवानी, तो बस देखते रहो। वो सारे ही खूबसूरत थे, अल्लाह ताला ने सब कुछ खूबसूरत बनाया है, जितने ख़ानदान के अफराद हैं अल्लाह ताला के फजल से, जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी। तो मीटिंग में शामिल हुए तो वो यू टाइप की है जो सेनेट हॉल है, सामने यूँ है उसके, रोज़ 2-2 रोज़ इधर वाइस चांसलर बैठते हैं। तो हज़रत काजी साहब, काजी असलम साहब और अल्लामा ताजवर नजीब आबादी वो इधर बैठे थे, हज़रत साहब उधर बैठे थे। अब ये आगे काजी साहब की रवायत है। काजी साहब मान लगे कि वो देखी जा रहे सी। मैं नोट किया कि सामने देखी जा रहे हैं। तो कहने लगे कि काजी साहब ये नौजवान कौन है? मैंने कहा कि आप नहीं जानते कि नहीं? मैंने तो जानता है। तो ये है कौन?
मैंने कहा ये हमारे हजरत साहब के बड़े साहबजादे हैं, हाफिज मिर्ज़ा नासिर अहमद। अच्छा अब समझा, ऊंची आवाज़ से, और सुन, यानी काजी साहब की रिवायत थी कि ऊंची आवाज़ से, और वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सेनेट की, ऊंची आवाज़ की। अच्छा अब समझा, क्यों ना हो, खड़े हो गए। फिर आखिर किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला ने ये वजाहत दी हुई थी, सबको दी हुई है, सबको अल्लाह को दी हुई है। और इनका एक वो अल्लाह ताला तकरीम के कई तरीके अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है। तो ये वाक़या ज़िमरन याद आ गया है। वाक़या तो बेशुमार हैं, इस तरह हाफ़िज़ महफूज नहीं है। तो फिर पार्टीशन के बाद कॉलेज जब लाहौर आया तो यहाँ किस तरह कॉलेज शुरू हुआ? नहीं, अभी वहीं हैं हम, अभी अभी कादियां से आए नहीं। अच्छा, हमारी जो हाइकिंग जिसमें मौजूदा हजरत साहब जी कल वाक़यात कुछ भी थे शामिल, बल्कि हमें साथ तासुल हुई कि ये थे, ये बड़े टफेस्ट थे। अब ये ना समझे कि मैं हजरत साहब की तारीफ अब कर रहा हूँ, आप अंदाज़ा नहीं उनसे कर सकते। जब आपने देखा हो कबड्डी खेला करते थे, और कबड्डी खेलते करते 2 की हड्डियाँ तोड़ दी थी, तो बड़े टफ थे। तो हम वहाँ से रवाना हुए, वापसी का सफ़र है ये, मैं मुख्तसर करता हूँ, बात तो लंबी है। तो जब हम सुल्तानपुर से यानी कुल्लू से बस पे बैठे, जब पहाड़ी सफ़र होता है तो उसमें आमतौर पे थोड़ा खाया जाता है, बाद लोगों को मतली हो जाती है। अच्छा, वो सारे दिन का सफ़र होता है, इतना लंबा सफ़र है वो। यानी अब फजर के वक्त बैठते हैं, बस पे बैठते थे, अब शायद सड़कें बेहतर हो गई हों, तो मगरिब के करीब आप नगर कोट यानी नगरोटे पहुँचते थे, जहाँ महमूद गज़नवी ने हमला भी किया था। वहाँ वो टर्मिनस है, नैरो गेज जो तंग पटड़ी की गाड़ी होती है ना, वो बस का सफ़र खत्म हो गया चलती थी। हाँ जी, तो थके हुए थे, भूख लगी हुई थी, सख्त भूख लगी हुई थी। आप अपनी उम्रों से अंदाज़ा ना करें, ये नौजवान हैं, जो नौजवान की भूख होती बड़ी तेज़ होती है। अब हमें पता था कि भूख लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई थी, हमने गाड़ी में सामान रखा। जिस वक्त हम सामान रख रहे थे, एक और पार्टी भी सामान रख रही थी, और वो शौकत हयात साहब की थी, सरदार शौकत। हाँ, इनके उधर चाय के बागात थे, ये वहाँ से आ रहे थे। तो एक लड़का दौड़ा हुआ आया, लड़के तो सूंघ लेते हैं कि जी स्टेशन के नाल ही दुकान है, बंदोबस्त हो गया खाने का, आओ 8 आने फी कस जितना मर्जी खाओ। वो कहने लगा कि हमारे लिए भी थोड़ा सा बंदोबस्त करवा देना। किसी ने कह दिया होगा कि अच्छा। हम वहाँ गए, वो एक सिख की दुकान थी। हमने उससे पूछा भी आप झटका वटका तो नहीं खाते? नहीं जी, नहीं बिल्कुल, इतने तो मांस पकता ही नहीं, सारे हिंदू हैं, सब लाले हैं, इतने से गोश्त पकाते ही नहीं। जी ठीक है। अच्छा, अब हम 15 तो नहीं 12 के करीब आदमी थे। अब वो चपाती पकती थी, वो 12 समय तक सीम हो जाती थी। और पहले उसका आटा ख़त्म हुआ, वो आटा उसने और गूंदा बेचारे ने, फिर उसका सालन ख़त्म हो गया, फिर वो अंदर से कुछ और लेके आया, दही लेके आया, फिर उसका आटा ख़त्म हो गया, फिर वो दही ख़त्म हुआ तो वो अचार लेके आया, फिर अंदर आटा लेके आया ना। तो उसकी बीवी ने पंजाबी में उसको खूब गालियाँ निकाली कि वड्डा आया सी व्यापारी, कहना मेरे वतनी आए। बड़ी उसकी मरम्मत की। मैंने लड़कों को इशारा किया, भाई बताना ना हम कहाँ के रहने वाले हैं, अब चलो इस तरह चलो। और भूख अभी बाकी थी। खैर आके हम कंपार्टमेंट में बैठ गए। तो ये शौकत साहब की पार्टी में से किसी ने पूछा, या शायद उन्होंने खुद ही पूछा हो कि दी हमारे मतलब कभी आप पता कर रहे हैं, शायद हो ही जाए। ये भी गए तो फौरन ही वापस आ गए। अच्छा, सुबह हुई तो वही जो सरदार साहब थे ना, उन्होंने बाल्टी में चाय भरी हुई थी और 1.5 प्याला। हाँ, किसी मुंडे ने कहा सरदार जी रुपया फीकस ते जिन्नी मर्जी चाह पी लो। ना जी हुण नहीं पुगदा, जिंदगी च कई बारी ठेका कीता, मुड़ के नहीं ठेका करना। बहरहाल वो जो ज़माना था। तो कादियान में फिर ये हुआ कि वहाँ फजल उमर फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई, फजल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारी रिसर्च की। सारे से भटनागर आए,
डॉक्टर अब्दुल अहद साहब उसके वो बने। और नाज़िर का मुझे इतना याद है प्राइवेट गुफ्तगू में कि मिर्ज़ा साहब आप इतना खर्च कर लेंगे, और ये उसने कहा। और बड़ी अजीब बात है कि आपने जान, और बड़ी तारीफ़ भी की। फिर हुआ ये कि वहाँ एक मजलिस होती थी, मजलिस मज़हब व साइंस, उसकी सदारत हज़ूर खुद फरमाते थे। उसके जलसे थे वो इसमें होते थे मस्जिद मुबारक में। एक तकरीर उसकी मस्जिद अक्सा में भी हुई, तो ये होते थे। और हुजूर अंग्रेज़ी में तकरीरें होती थी, और हुजूर फरमाते थे अंग्रेज़ी में बोलते थे। अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मुनासिब नहीं नाम लेना। एक साहब की तकरीर हुई वहाँ। अब तकरीर हुई तो तकरीर थी द वे टू सक्सेस। उन्होंने उसमें बयान किया कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट बर्न योर बोट्स द वे तारिक बिन ज़ियाद डिड। तारिक बिन ज़ियाद ही थे ना। खैर वो तकरीर ख़त्म हो गई। उसके बाद सवाल जवाब होते थे। अब सवाल और कुछ कमेंट्स, किसी को ट्रेनिंग नहीं थी कि सवाल क्या करना है, बस वैसे ही तकरीर होती थी। तो अब्दुल सलाम साहब अख्तर मरहूम खड़े हुए, तो इन्होंने कहा कि ये तकरीर तो किसी ऐसे को करनी चाहिए थी जो साइकोलॉजी का एमए हो। इस पर वो जवाब देना होता था मुकर्रर ने कहा कि मैं जो एमए साइकोलॉजी को 10 साल और पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच एन एमए साइकोलॉजी फॉर अनदर 10 years। वो भी बात होगी। अब हज़रत साहब बैठे हैं। अब हज़रत साहब ने कमेंट फरमाया कि मिस्टर सो एंड सो burnt his boats but he could not burn his boast। ये थे हजरत साहब जनाब। फिर इसी ज़माने में ये भी सुन लें, फिर शायद याद ना रहे, बहुत सी बातें रह जाती हैं। जब कॉलेज लाहौर आ चुका हुआ था, डीएवी कॉलेज में हम आ चुके हुए थे, मियाँ साहब भी उस वक्त वहीं थे, तो इनका ग्रुप था, बल्कि बहुत अच्छा ग्रुप था। और बड़े बड़े जमाती जिम्मेदारियां भी उनको, लड़कों, वो बड़े शरारती लड़के थे। शरारती का मतलब ये नहीं कि वो इनडिसिप्लिन करते थे, नो, वो उनकी अपनी एक शान थी। छोटी छोटी वो जो बातें करते हैं ना, क्रिएटिव, हाँ, वो मैं कुछ बताऊंगा। तो सारियां ना दस देना। सारियां ना दस देना। नहीं, सारियां तुसी का जवाब भी ना दे देना। तो वो जनाब डीएवी कॉलेज में आ गए, तो हमारे वहाँ 5 प्रेसिडेंट्स या 4 शायद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के आए। अब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का मतलब जो हमारे वाइस चांसलर होता है, वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का बड़ा रुतबा है, इतना एहतराम है कि मसलन आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मिलने जाएं, मियाँ साहब जाएं कि जो उनसे मिलना है, तो वो गए हुए हों प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने, तो ये नहीं कहेगा कि वो प्रेसिडेंट साहब से मिलने गए हैं, नो, माफ़ करना, वो कहेगा द प्रेसिडेंट हैज़ गॉन टू सी मिस्टर बुश। वाह, उनका इतना है। वो 4 प्रेसिडेंट आए हुए थे और हजरत साहब ने प्रिसाइड करना था। और उस ज़माने में शुरू में तो हजरत साहब का जो जानते थे कि क्या है, फिर तो ये झूठ का कारोबार शुरू हो गया और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी रश था कि हमारे लड़कों के लिए, तलबा के लिए हॉल के अंदर, डीएवी कॉलेज का हॉल जो था, ऊपर गैलरियाँ भी भरी हुई थी और हॉल भी भरा हुआ था। उसमें कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, जजेस, वो जनाब। हमने फिर एक्सटेंशन बाहर लड़कों के बैठने के लिए वो ग्रासी प्लाट में वो लगाई थी। हज़रत साहब की तकरीर थी। अच्छा, उनमें से वो गोरे थे चारों, हमें नहीं पता था कि उनमें से एक काला ब्लड भी है किसी में। तकरीर उसने करनी थी जिसमें कोई परसेंटेज काले ब्लड की थी। काले ब्लड मतलब कि हमारा जैसा ब्लड। तो मेरे पास बैठे थे सईद इकराम हुसैन जाफरी। मेरा उनसे तारुफ जब मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया था और मैं लेक्चरार लेने गया था, उस वक्त हो चुका था। इकराम हुसैन जाफरी का मैंने शायद जिक्र भी किया हो।
तो उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने पहचान कि आप वही हैं, मैं आपसे मिला भी था। तो उससे मैं बड़ा ताल्लुक, बाद में शरीफ आदमी थे, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लैलपुर के प्रिंसिपल रहे, फिर यहाँ हमारे यहाँ भी आए थे, फिर लाहौर में बहुत ताल्लुक रहा, कॉलेज लाहौर में भी रहा, तो उस वक्त भी ताल्लुक रहा, बाद में भी ताल्लुक रहा। तो वो मेरे पास बैठे थे, मुझे कहने चौधरी साहब मेरी एक गल मनो, मैं दसो असी मिर्ज़ा साहब की यानी कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी शोहरत सुन के आए कि बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं। मुकर्रर तो ये मानना पड़ता था, अल्लाह शाह बुखारी भी था, लेकिन वो तकरीर और थी और ये तकरीर और थी। वो तो एक बस वो अपना ही था साहब, ये इल्मी और वो माहौल था कि बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं। और हम तो उनको कहीं ये उर्दू में तो नहीं बोलेंगे, तो ये तो अंग्रेज़ी में बोलेंगे। क्या हज़रत साहब उर्दू में बोल लेते हैं? मैंने कहा हाँ बोलते हैं। अंग्रेज़ी में बोल लेते हैं? हाँ बोल लेते हैं अंग्रेज़ी में, क्या हम बोल लेते हैं। तो फिर मेरी दरखास्त जाके हज़रत साहब को कहो कि वो अंग्रेज़ी बेशक बोले, तुम उर्दू करो, इस तरह उन्होंने सुनना है। और साड़ी जी इन्ना हंगामा है वो हज़रत मिर्ज़ा साहब को सुनना है। उनसे मेरी बेतकल्फ़ी भी थी, मैं कहा शाह साहब कैसी गल कर रहे थे, कोई माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो जाकर हज़रत साहब को कह सके कि आप उर्दू में तकरीर करें, अंग्रेज़ी में ना करें। मैं कैसे कह सकता हूँ? आई कांट से दैट। हज़रत साहब की मर्ज़ी है, जिसमें करें मर्ज़ी करें। कहेंगे बड़ा अफसोस है, इन्नी गल नहीं साड़ी मन सकते। मैं कह नहीं, मैं नहीं मान सकता। उसने अंग्रेज़ी में तकरीर की। वो तकरीर ये थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे आइन ने तो हमें हकूक़ दे दिए हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, अमेरिकन आइन ने हमें वो दे दिए हैं, लेकिन सोसाइटी ने नहीं दिए। ये जिस था उसका, और उसने कोई वाक़यात बताए। इस पर हज़रत साहब की तकरीर हुई। हज़रत साहब की तकरीर हुई और हुजूर ब्रोक डाउन, सब रो रहे थे और सारा हॉल रो रहा था। और मैंने देखा कलाम हसन जाफरी भी रो रहा था। वो तकरीर का जिस्ट ये था हुजूर का कि आपके बुज़ुर्गों का हम पर एक एहसान है मुसलमानों पर, जिसका हक हम कभी अदा नहीं कर सकते। जब रूए ज़मीन हम पर तंग हो गई थी तो आपके आबा-ओ-अजदाद ने हमारे आबा-ओ-अजदाद को पनाह दी। मुसलमानों ने इसको कभी नहीं बोला। उन्होंने मशरक़ भी फतह किया और मगरब भी फतह किया और जनूब भी फतह किया और शुमाल भी फतह किया, लेकिन जब एबेसिनिया के पास से गुजरे तो अदब से पास से गुजर गए। अगर आपके माशरे ने आपको यह हक नहीं दिया तो आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते, ना हम आपके हक का एहसान उतार सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा शायद एक हिस्सा उसका हम अदा कर सकें। उसका एक तरीका है, आप मुसलमान हो जाएं, हम आपको हक देंगे पूरे। ये जिस थी बस। और रोए लोग, रुलाया सब। ये वो ज़माना था। अच्छा, फिर जब कादियान से रवाना हुए हैं, मैं साहब ये मैं भूलना चाहूँगा, अब कादियान से रवाना होने लगे हैं। वी माइट कम बैक अगेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, अभी तो हैं बहुत सी। तो ये जो आखिरी काफ़िला था, आखिरी नहीं आखिरी से पहला जो था, ये बलूच रेजिमेंट का एक वो आया था, क्या उसको कहते हैं, यूनिट था, छोटा सा था। उससे पहले जब हमने शिफ्ट किया है तो पहले हमने अपना एक अमीर जमात मुंतखब किया। अच्छा, एक वाक़या है, मियाँ साहब उसको डिनाई करेंगे, लेकिन मेरा अब तक ये ख्याल है कि शायद यही थे या इनसे मिलता जुलता भी होगा। मियाँ साहब आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी जब 47 में? नहीं, मैं जो सब आपको गलती लगती है, मैं सब ने जल्दी बुला लिया था सितंबर के महीने में। अच्छा, जल्दी बुला लिया था। ये तो फिर आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ, तो हमारा आपस में शहर का इधर का राब्ता कोई नहीं था इमीडिएटली। अब ये आखिरी काफिला वर आया है अक्टूबर के आखिर में, शायद मेरे ख्याल या नवंबर में। अक्टूबर या नवंबर में तो हम आए, उसके बाद एक काफिला और आया है। मैं सितंबर में। अच्छा, आप पहले? मैं और मियाँ हनीफ हम। अच्छा, आप मेरे काफिले से पहले आए? हम सितंबर में आए। मेरे के बाद एक काफिला और आया था। तो छोटे बच्चे जो तिफल थे ना, अतफाल को हम भेजते थे।
एक तिफल को रास्ते में सिपाही ने रोका, उसके हाथ में छोटी सी चिट थी गोल की हुई हो। उसको किसी ने ब्रीफ नहीं किया भी क्या करना है इसका, कि ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करोगे, उसको फेंक देना या कुछ करना। उस भाई ने उसको पकड़ लिया कि तुम वहां पैगाम लेके जाते हो, बताओ क्या लेके चले हो। तलाशी लेने लगा, उसे मुंह में डालकर निकल लिया मैं मियां साहब की तरफ एट्रीब्यूट करता रहा हूँ, पता नहीं कितनी जगह किया है, अब तो ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। तो ये वाक्य हुआ। और एक वाक्य और, वहाँ जब ये फैसला हुआ हो गया तो हमारा जो हॉस्टल था जिसमें हम मैसूर थे, वो इतने थे अफराद कि पानी नहीं था, एक था नलका हैंडपंप, तो एक प्याला भरने की इजाज़त थी। और जैसे ये इस तरह होता है ना वो जलेबी, इस तरह हम उनकी करते थे, क्यू लगाते थे, और उसको एक तरफ से वो निकलते चले जाते थे और वो करते थे, और चीखा मारते थे कि नहीं पानी होर लेने के नहीं मिलेगा। टॉयलेट के लिए जगह नहीं थी, वो ज़मीन दो जो उस वक्त रिवाज नहीं था, वो टॉयलेट ऊपर ओपन होता था, तो वो कंध से भर गया हुआ था। तो कुछ नौजवानों ने वो बाल्टियाँ भरकर ऊपर से फेंकना चाहा, उधर ऊपर ज़रा गए तो वो गोली आई और वो बाल्टियों को लग कर वो हुआ। वाक़या क्या बयान करना है उसको। तो ये सूरत कैफियत थी। हमारे पास जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन के लिए गन्स थी, हमारे पास गोली कोई नहीं थी। गोलियां एक मकान पे पड़ी थी, रखी हुई थी, लेकिन वो दूर था। एक नूर अहमद साहब होते थे, हम उनको जिन कहते थे। नूर अहमद जिन सुना है ना आपने? हाँ, मेरे फुरकान फोर्स में वो मेरे कंपनी कमांडर थे। हाँ, वो अजीब चीज़ थे वो। यहाँ रबा के फातू हैं। हाँ, यहाँ के फातू हैं। तो वो अच्छा, जब हम इधर घिर गए हम, तो हमने पहले तो इंतखाब किया अमीर का। वो कैप्टन शेर वली थे एक, उनको इंतखाब किया, और नायब उनके मौलाना बुलता साहब हुए, और एग्जेक्टिव में हम तो उस पर भी हो गए। तो ये हुआ तो उसको कहा भी आप कौन जाएगा, वॉलंटियर्स मांगे, तो उनके मैं जाता हूँ, मैं लाता हूँ कि फ़लाँ मकान पे वहाँ पेटी पड़ी है, फ़लाँ जगह दफन है, वहाँ से निकाल लो आप। ये चले गए, पिस्तौल उनके पास है, खाली पिस्तौल। वहाँ बगैर पूछे अंदर दरवाजे जा पड़े। एक हिंदू फैमिली उत्थे आवाज़ सी, एक छोटा बच्चा उसका, एक उसकी मां। इसने बच्चे दे इत्थे पिस्तौल रखता है कि खबरदार बोलना नहीं। और उन्होंने कहा कि कई लिया, उनके कई तो इतने कोई नहीं। उसने कहा यार लैके आओ, अगर किसी ने दसिया तो बच्चा है नहीं। वो बेचारी ममता की मारी वो कई लेके आई, बच्चे ने उत्थे बिठा लिया, नाल पिस्तौल रखता, और वो खोद कर वो निकाला। अब वो उसको कैसे वो रखे, वो तो नज़र आ जाएगा, सिपाही फिर रहे थे। उसने कहा कोई ट्रंक लेके आके सिमर ले जाओ। वो बेचारी माँ थी वो तो वो पता नहीं कहीं से ट्रंक ले आई। इसने जनाब, अच्छा वो ट्रंक जो है पूरा बंद नहीं होता था, उसमें राइफल की गोलियां भी थी, पिस्टल की गोलियां भी थी, तो खासा बड़ा था वो, तो उससे उठाया नहीं जाता था। उसको कहा मेरे सिर पे रखो, सिर पे रखवाया। बच्चा इसने बगल में लिया हुआ, सिर पे रखवाया। फिर वो न तो फिर अपनी चादर उतार कर, वो कुर्ता तो था ही नीचा, तो वो कहा कि इसके ऊपर डालो। वो बेचारी ने डाला, बच्चा बगल में लेकर चल पड़ा, पीछे पीछे वो आ रही है। जब हॉस्टल के गेट पर पहुंच गया तो उसको बच्चा उसको दे दिया, उससे माफ़ी भी मांगी कि जब भाई तो जा, ऐसे बड़े शर्मिंदा हैं, सारी मजबूरी सी। उस दिन हमने पहले दिन पीछे सफीना सादिक, सैयद मोहम्मद सादिक साहब होते थे, या मुंशी मोहम्मद सादिक साहब, मुंशी मोहम्मद सादिक साहब तो और हैं, ये होते थे। तो इनका मकान सफीना सादिक, उस पर हमने कब्जा कर लिया। उससे अगले दिन या उससे अगले दिन मिस मुर्दुला साराबाई है, एक इंडिया की बहुत बड़ी सोशल वर्कर है।
ये वही मर्दुल्ला साराभाई है जिसने हज़रत मुफ्ती साहब की तकरीर के बाद माफ़ी मांगी थी। वो मैं आपको बताऊंगा वाक़या, अगर जिससे मुतल्लिक़ नहीं है वैसे। तो वो आई, साथ डीसी था, साथ कुछ और लोग थे, बड़े बड़े सियासी लोग भी थे। अच्छा, हमारा जो हॉस्टल था तहरीक जदीद हॉस्टल, स्कूल का हॉस्टल, उसके पिछली तरफ कुछ कब्रें थीं ताज़ा। हम लोगों का ख्याल था कि इसमें कुछ सिख दफन है या हिंदू ये कह रहे थे कि ये तो कब्रें आपकी नहीं हैं, और ये इल्ज़ाम भी लगाते थे। हालांकि वो हम कब्रें, हो सकता है कि वो 1 लाख के करीब नाज़रीन बैठे हों, को मरे हों, मुदफन कर दिए हों। 1 लाख के करीब नाज़रीन बैठे थे इलाके के आए हुए वहाँ। तो अच्छा, उसके सामने मैं पेश हुआ क्योंकि वो कॉलेज था हमारा। तो कह रहे थे जी बिल्कुल आराम से बैठे हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, कादियान इज ऑलराइट, नथिंग हैज हैपेंड, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। तो मैं फिर उसके सामने आया, मिस मसूद साहब, मैं कहा मैडम इफ़ यू परमिट मी, उनके यस यस कम ऑन। मैं कहा जी आई एम एन ओल्ड बॉय ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मेरा ड्रेस ये था, मेरे सिर पे कुछ नहीं था, पाँव में एक टूटी हुई चपड़ी सी थी, एक मेरी पैंट थी जो किसी ज़माने में खाकी होती थी और ऊपर वो मैल कचैल लगी हुई थी, और ये कुर्ता ना होने के बराबर था, फटा हुआ सा। डू यू लुक लाइक ए गवर्नमेंट कॉलेज बॉय? मैं यहाँ का उस्ताद हूँ कॉलेज का। डू आई लुक लाइक ए टीचर? हैव आई डन इट फॉर योर सेक? आई डिडंट नो यू वर कमिंग। उन्होंने उनको फिर बड़ा डांटा, दफा हो जाओ, परे जाके खड़े हो जाओ। उन सबको ना सब परे हो गए। ये कल्चर हमने डेवलप नहीं किया, वो एक सोशल वर्कर थी, उसका कोई स्टेटस नहीं था, लेकिन वो ऑफिशियल जो थे वो परे परे उसने धत्कार दिए। और फिर हमने उनको बताया कि ये देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ इतने यहाँ घरे बैठे हैं, वो उतने घरे बैठे हैं। तो बहरहाल वो शी वॉज वेरी नाइस, ये वाक़या हुआ। फिर ये हुआ कि इस्तिखारा कहा गया कि इस्तिखारा करो कि हम जाएँ, कैसे जाएँ। ये पहली रात की बात है जब हम, तो हज़रत नैयर साहब उस वक्त थे, हज़रत अब्दुल रहीम साहब नैयर, इनको इल्हामन बताया गया। इल्हाम उनका ये था, तो चूँकि हिंदी में उनको बहुत दिलचस्पी भी थी कि मन में मत घबराओ अहमद, चिंता तनी ना लाओ अहमद, द्वारका नाथ आएंगे। इसकी उन्होंने इंटरप्रेशन की कि इंशाल्लाह सेफ्टी से हम जहाँ भी जाएंगे सेफ्टी से चले जाएंगे। अच्छा, उसी रात जब हमला हुआ और हम वहाँ गिर गए हैं, उसी रात ये खबरें हो रही थी पाकिस्तान की ये रेडियो पाकिस्तान है। वो एक बड़े लय से पढ़ा करता था, उसका मुझे नाम भूलता है, लोग उसकी नकल भी उतारा कर, ये रेडियो पाकिस्तान शकील अहमद है जी, शकील अहमद। वो ऐसी खबरें फिर नहीं किसी ने पढ़ी। अच्छा, वो खबरें पढ़ते पढ़ते अब हजरात एक ऐलान, खबरों के दरमियान एक ऐलान सुन लीजिए। हज़रत इमाम जमात अहमदिया का पैगाम, जमात कादियान के नाम, हमें इल्म हो गया है कि आप पर हमला हुआ है और आप पता नहीं क्या, मुझे अब तफसील याद नहीं, 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। हमारा आपसे पैगाम ये है आपको कि जब तक मुसलमान मिलिट्री ना आए आपने कादियान नहीं छोड़ना। अच्छा, उससे पहले हज़रत मियां बशीर अहमद साहब अभी थे अमीर, तो मुझे बुलाया, मैंने लगे कि आपकी वो आती है, रिपोर्ट आती है, मैं फिर आगे भी भिजवाता हूँ। तो आप कहते हैं कि हमारा मोराल बड़ा हाई और हम कादियान ये करेंगे और वो करेंगे। आपको पता है, और हज़रत साहब हज़रत मियां साहब की आवाज़ जो थी वो बरहा गई। डू यू नो दैट वी हैव डिसाइडेड टू लीव? मैं कहती मुझे तो पता नहीं था। हज़रत मियां साहब चले गए। फिर वो आ गई, मुसलमान मिलिट्री आ गई। अब है वाक़या जो मैं बयान करने लगा हूँ, आई होप इट डजंट टेक लॉन्ग। तो डाक वो लेके आए। पहली बात तो ये कि हज़रत मियां अज़ीज़ अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे फरमाया कि उनसे जाकर कहो कि वो आए हैं, तो उनके लिए कमरा सा यूँ ही, वहाँ कोई मेज़ कुर्सी कुछ उनको बैठने के लिए भिजवाएँ हम। तो वो सूबेदार था या पता नहीं क्या था, वो मेरे से रो पड़ा। वो कहने लगा कि हम कादियान का नाम सुनते थे,
अब आके देखा है यहाँ तो आपकी बादशाही लुटी है, तो आप फिर हम ये मुतालबा करें कि हमें कुर्सियाँ और मेज़ें दें, बिल्कुल नहीं। तो ये वाक़या हुआ। अच्छा, जब वो काफ़िला रवाना होने वाला था तो डाक खोली, डाक खोलते खोलते भी देर लगती है, काफ़िला आगे ज़रा आगे मूव कर गया था, तो हज़रत मियाँ मुनव्वर अहमद साहब मरहूम के नाम ख़त आया हज़रत साहब का कि मैंने नासिर को 2 ख़त लिखे हैं उसने जवाब नहीं दिया, मुमकिन लिखे हों जवाब ना पहुँचा हुए, अब मैं तुम्हें लिखता हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद अली को फ़ौरन भेजो, उसको ना भेजना सिलसिले के मुफाद से गद्दारी है। ओ लो जी ख़त जैसे को मैंने बुलाया, मैं पढ़े नू पढ़िया, फिर रवाना हो जा। मैं कहा मियाँ साहब मैनू इन्नी तो इजाज़त दो कि पहला काम ये काफ़िले को रुक जाए, काफ़िला रुक गया, हाँ दस की कहना। मैं कही मैं बाजार दुआ तक कर दो चाचे, मुझे साथ 2 आदमी गए या 3 आदमी गए, वहाँ जाके दुआ की, वापस आए। अब मेरा लिबास देखकर खुद ही मेरी पैंट जो थी वो उससे छुटकारा हो गया वो मियाँ मौजी ने मुझे अपनी शलवार दी, मियाँ मजीद अहमद साहब ने, साहिबजादा मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब ने, और कुर्ता मुझे दिया सूफ़ी इब्राहिम साहब का एक बेटा था, गालबन उसका नाम, बड़े बेटे का नाम हमीद था या नासिर था, वो स्विमर था हमारा, हमारी जो वाटर पोलो की टीम थी उसका मेंबर था। तो वो उस वक्त मैं खासा पतला था, लेकिन मैं उस लिहाज से वो मुझे बहुत छोटी थी, या शायद उसकी ज़्यादा बचपन की हो, यहाँ उसके बाजू आते थे, यहाँ आते थे। और अभी मौसम में निस्बतन उतनी ठंडक नहीं हुई थी, गर्मी ही थी, गर्म कमीज़ थी वो, और बिल्कुल वो शलवार के नेफे से भी ऊँची रहती थी। वो मैं बड़ा उसको पहन कर बड़ा शर्मिंदा हो रहा था। तो मियाँ मुनव्वर अहमद साहब ने कहा कि अच्छा मैं आपका इलाज कर देता हूँ। इन्होंने अपनी अचकन दी, बड़ी खूबसूरत अचकन, सुर्ख रंग की, उसमें सफ़ेद तितने से थे, हैदराबाद दक्कन की सिली हुई थी, और तिकोने बड़े बड़े उसके बटन थे। अब उसमें मुझे दिक्कत ये थी कि मेरे साइज़ की नहीं थी, बड़ी थी, मियाँ साहब मुझसे बहुत ज़्यादा होते, मैं बहुत पतला था, तो अगर मैं बंद करूँ तो मैं उसके अंदर हिलता था यूँ अगर ना बंद करूँ तो वो नीचे बेपर्दगी सी होती थी। तो बहरहाल ये अपन सिरों नंगा थी। तो कैप्टन शेरवली साहब वो हमारे चूँकि स्कूल में भी साथी रहे थे, बाद में सारी उम्र का उनसे ताल्लुक़ रहा, वो बड़े अजीब इंसान थे। तो वो उन्होंने मुझे अपनी बंधी हुई पगड़ी कुल्हे पर, वो मशदी स्याह रंग की वो होती लुंगी सी होती है, हज़रत मियाँ शरीफ अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहना करते थे, उस रंग की मुझे उन्होंने लुंगी दी। और फिर मुझे कुछ तबरक़ात दिए गए जिसमें कुछ मुसव्वदात भी थे। अच्छा, वो जो जीप आई थी, जीप नहीं थी, वो डॉज थी, एक जीप नुमा एक गाड़ी होती थी फौजी, जो जीप से बड़ी होती थी, ज़रा बड़ी होती थी, और उसको जो ऑफिसर कमांडिंग था वो तो बाद में पता लगा, ऑफिसर कमांडिंग जो था वो, ये जो कुर्सी मार वाला, ये किसी सूबेदार वगैरह से बात हुई है, वो हमारा अहमदी लड़का था, गालिबन उसका नाम अगर मैं गलती नहीं करता नसरुल्लाह था। तो हदायत ये थी कि तलाशी नहीं देनी, हाँ कुछ हो जाए, एक ये थी। और उनको भी हदायत थी फौजियों को कि तलाशी नहीं लेने देनी, साड़ी जीप दी। अच्छा, मुझे 2 तोहफे मिले थे खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब ने, मेरे इल्म के मुताबिक तो वो साहबी थे, पता नहीं मुझे साहबी थे या नहीं, लेकिन ही लुक लाइक ए साहबी। ये हमारे जो बशीर साहब थे, मियाँ बशीर अहमद साहब, कोयटे में पासपोर्ट ऑफिसर भी थे, अमीर जमात पर, उनके वालिद थे। तो वो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे, और हॉस्टल में भी वो तशरीफ़ लाया करते थे, इसलिए उन ताल्लुक़ था। उनको किसी जर्मन जर्नैल ने वो जो समुराई सोड होती है वो तोहफ़तन दी हुई थी, जापानियों की, वो बड़ी उसकी वो इज़्ज़त करते हैं। तो इनसे बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक़ हुआ, तो एक तोहफे के तौर पर दी उसने, और एक पिस्टल था उनका, वो दिया हुआ था, उसको चलाया तो कभी भी नहीं, लेकिन मेरे पास उन्होंने तोहफ़तन दिया था। किसी दिन वो मुझ पर वो खुश हो गए तो उन्होंने दिया, मैं उसको साथ साथ लिए फिरता था, सब कहते थे कि इसको इस्तेमाल करो, वो ज़माना ही ऐसा था। अब मुझे मुश्किल थी कि अब मैं क्या करूं,
तो ये फैसला ये हुआ कि तुम यहीं छोड़ जाओ, और वो हमने वहीं छोड़ दी। तो जब हम अमृतसर पहुँचे, हाँ रास्ते में नहर अभी खुश्क थी, और ये देख लें कि सितंबर में पार्टीशन का ऐलान हुआ है। कब हुआ है? वैसे तो अगस्त में हुआ था। अगस्त में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान काफिलियाँ का जाने का जो हुआ है वो अगस्त के आखिर में, और फिर काफिले वाफिले सितंबर में चलने शुरू हुए। सितंबर में चलने शुरू हुए। जब हम गए हैं तो उस काफिले के बाद हम गए हैं, नहर जो है लाशों से भरी पड़ी थी। बटाले से हम बड़े एहतियात से वो उन्होंने निकाला है हमें। अमृतसर में हमें उन्होंने रोक लिया, हमने कहा हम तलाशी नहीं देंगे। वो उनकी जो पोस्ट थी और हमें वहाँ ले गई खालसा कॉलेज अमृतसर में, जहाँ उनका वो था। तो फिर नसरुल्लाह डट गया, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारी तलाशी लेने, आपका कोई काफिला बगैर तलाशी के फिर नहीं आएगा। तो वो कोई शरीफ आदमी था, सिख था कोई, उसने कहा ऑलराइट यू गो अहेड। हम चले आए। तो मुझे याद है कि वहाँ जोधामल बिल्डिंग और रतन बाग के दरमियान में जो सड़क है, वहाँ आकर हमारा काफिला रुका। शाम का वक्त था। अब वो जो था ना सामान मेरे पास अमानत के, मैं वहाँ बैठा था सड़क में। मैं कहा जब तक प्राइवेट सेक्रेटरी साहब नहीं आते मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ट्रैफिक इधर भी रुका हुआ है, इधर भी रुका हुआ है। हत्ता के खान साहब मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब वो तशरीफ लाए, बड़े मुसलमान आदमी थे। मेरे पास अब तक कहीं डायरी में उनकी दस्तखत रखे हुए, वसूल पाया, पेटी वसूल पाई, पेटी वसूल पाई, पता नहीं पेटी की सी, लेकिन बहरहाल वो हम ले आए। अच्छा, मैं जब रवाना हुआ तो हज़रत मियां नासिर अहमद साहब ने रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने मुझे फरमाया कि हज़रत साहब की खिदमत में मेरा एक पैगाम देना और कहना कि हुजूर प्रिंसिपल साहब की तरफ से ये एक गुजारिश है कि अगर हुजूर मुनासिब ख्याल फरमाएँ तो जब तक जमात सेटल नहीं होती इन हालात में फ़िलहाल कॉलेज को रहने दिया जाए, शुरू ना किया जाए। और मुझे बड़े इसरार से फरमाया कि प्रिंसिपल कहना। जी बहुत अच्छा। मैं पहुंच गया अगले दिन सुबह। अच्छा, कॉलेज कमेटी एक हजूर ने बनाई हुई थी, मैंने बताया पहले। हज़रत में बशीर अहमद साहब उसके सदर थे, मेंबर थे दर साहब और मलिक गुलाम फरीद साहब और एक्स ऑफिशियो नाज़र साहब तालीम। दर साहब मुझे फरमाने लगे, दर साहब से मिला, दर साहब से बेतकल्लफ़ी थी। कहने का तू अंदर जाके एक कहीं कि हजूर मैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब एज प्रिंसिपल ऑफिशिएट कर रहे थे, उन्होंने मुझे फाइल पकड़ा दी। अंदर जाके कहीं कि हजूर मैं अंदर दाखिल होने लग गया, चार्ज ले लिया, फाइल ले ली है, ये ना कहीं सब पूछने की काम किया है और खाम का कोई ज़रूरत नहीं है परेशान करने दी। मैं कहा जी बहुत अच्छा। मेरी बारी आई, आ गए। मैं कहा हजूर हाजिर हो गया, क्या काम की? मैंने कहा हजूर मैंने अभी चार्ज लिया। दरवाजे में दाखिल होते ही सब हंस पड़े सब हंस पड़े खिलखिला कर। तो मैंने कहा हजूर एक प्रिंसिपल साहब की एक दरख्वास्त भी साथ लाया हूँ। क्या फरमाते, क्या कहते हैं प्रिंसिपल साहब? मैंने कहा जी उनकी तरफ से दरख्वास्त है, अगर हजूर मुनासिब ख्याल फरमाएँ तो जब तक जमात अभी सेटल नहीं होती उस वक्त तक कॉलेज को ख्याल रहने दिया जाए, कॉलेज को बाद में जारी किया जाए, सब खामोश रहे। मलिक गुलाम फरीद साहब बोले कि हुजूर मेरा भी यही ख्याल है। हज़रत मौलवी मुद्दीन साहब बोले नहीं। दर साहब ने आहिस्ता ये कि हुजूर ख्याल तो मेरा भी यही है, सब खामोश रहे। अब हज़रत मियाँ साहब का इंतज़ार है। मियाँ साहब ने डरते डरते कि हुजूर ख्याल तो मेरा भी यही है। बस जैसे धमाका होता ना, मेरे ख्याल में वहाँ जोधामल बिल्डिंग में आवाज़ सुनाई गई होगी, आपको कॉलेज के पैसों में क्या फिक्र पड़ी हुई है, ये कॉलेज चलेगा और आज से चलेगा। और मुझे फरमाया आज से कॉलेज ये चलना चाहिए। और फरमाया आसमान के नीचे पाकिस्तान की सरजमीन पर जहां जगह मिलती है वहां उसका बंदोबस्त करो। हाँ आई एम सॉरी, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि सर हम डीएवी कॉलेज के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि लिखो, वहाँ से लोग खंडरात मिलेंगे। फिर फरमाया लिखते क्यों, लिखो मैं लिखवा रहा हूँ और इससे खंडरात ही मिलेगा। बजना बाजार च गए
जाके तालीमुल इस्लाम कॉलेज लाहौर लिखवा लेंदा, जोधामल बिल्डिंग में नीचे ज़मीन पर दफ्तर से वहाँ टगा दिया और जुनैद साहब के साथ बैठा दिया और अखबार फजल में शाया हो गया कि तालीमुल इस्लाम कॉलेज शुरू हो गया, खुल गया खुल गया। वो ज़माना था बहरहाल। और फिर जब ये कॉलेज चला और इसकी शोहरत हुई, जब हम यहाँ से जाने लगे, फसादात हुए, दो बातें हैं बयान करने वाली।